Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in today's our lecture is related to strategic management, and I hope you are seeing आवाज साफ नहीं आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज अच्छी है? हेलो सर हाणे अचे पई। आवाज अचे पई सभिनी खे? जी जी हाणे अचे थी। ओके, अॼु असांजो जेको लेक्चर उहो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जे बारे में आहे, ठीकु आहे। ऐं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज। ओके, let me share with you a quote of our great CEO and author of a book, that is, to try and fail is at least to learn. To fail to try is to suffer the inestimable loss of what might have been. तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा कोशिश करता है और फेल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने फिर भी कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, आप कोशिश करने से सीखते हैं, बेशक आप जो है वो फेल हो जाए। मगर एक बंदा फेल होता है और मतलब ही और शी फेल्स टू ट्राई, यानी वो ट्राई नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करता, तो उसको इस किस्म के नुकसानात जो हैं वो जो है वो देखने पड़ते हैं, जिनकी वो उसको शायद अंदाजा भी ना हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि यू हैव to try, you have to make an effort, you have to see what you can do to change the current state of being. Okay, तो इसके लिए वो लोग जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं, वो लोग जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं, वो लोग जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं वही कामयाब होते हैं। कुरान की एक आयत है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो वो कोशिश करना, मेहनत करना, और उसके लिए जो इंतहाई चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो प्लानिंग होती है, वो मनसूबाबंदी होती है, और वो ऐसी चीज़ है कि जिसके तहत आपको अंदाज़ा होता है कि आप जो है वो कौन लोगों को और कौन सी चीज़ों को जो है वो आप प्लान कर रहे हैं, क्या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, और आप अपने आप को, अपने इदारे को किस जगह, कहाँ फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ये आपका जो विजन है, ये जो आपकी सोच है, यही आपकी कामयाबी के जो है आपके लिए रास्ते खोल देती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी इसी से रिलेटेड है, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप ज़रा ये देख लें कि ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, उस बंदे को आप जानते हैं? एनीबॉडी? आप म्यूट पे हैं, मगर आप अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई बंदा बोलना चाहे। जी, बोले। मैं नहीं जानता। ये एक पिक्चर नजर आ रही है किसी बंदे की, इसको आप जानते हैं? ये इम्तियाज सुपरमार्केट जी, ये इम्तियाज सुपरमार्केट का जो है वो ओनर हैं इम्तियाज अब्बासी साहब। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है। आप देखें कि ये जो इम्तियाज सुपर स्टोर है, और आजकल कराची का और हमारा सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन और मतलब कामयाब तरीन जो है वो स्टोर जा रहा है। मगर इसने जो शुरुआत की थी 1955 में एक करियाना स्टोर से, ठीक है, जो इन्होंने एक बहादुराबाद में एक करियाना स्टोर खोला, और वो आज जो है एक बहुत बड़ा जो है रिटेल का वो चेन बन गया। वजह क्या थी कि इन्होंने जो है वो एक विजिट किया सिंगापुर का, और वहाँ अल मुस्तफ़ा स्टोर्स का एक मॉडल देखा जो इन्हें बड़ा पसंद आया, और उन्होंने यहाँ आके उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया, फॉलो किया। ठीक है, फिर इन्होंने, हालांकि पहले जो था एक सिस्टम था कि जी बंदा जाता है महीने का एक राशन लेके आता किराना स्टोर से, और उसको उसने चेंज किया कि जी ये जो रिटेल परचेजिंग है, इट इज नॉट जस्ट लाइक टू परचेज अ महीने का राशन फॉर अ मंथ इंक्लूडिंग द घी एंड शुगर एंड फ्लोर एंड एटसेट्रा, but it is like a fun, it is like a family outing. Okay, you have to change
the layout of the store. You have to change the way of doing things in a way that people don't visit you just like to purchase a ration for a month, but it should give them beyond these traditional feelings. Okay, वो थी कि फंड प्रोवाइड करें आप लोगों को और फैमिली आउटिंग एक अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करें। तो इन्होंने कहा कि हमने जिन वैल्यूज के ऊपर जो अमल दरामद किया वो क्या थी कि कन्वीनियंस, वैरायटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, कि हम लोगों को चीज़ें जो हैं वो उनके लिए सहूलत पैदा करें कि जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठी करके रखें ताकि उन्हें कहीं और आगे पीछे घूमने की ज़रूरत ना पड़े और उनकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो उनके फर्स्ट हैंड के ऊपर मौजूद रहें। उसके बाद वैरायटी हो कि वो उनके लिए चॉइस का ऑप्शन मौजूद हो कि वो चेक करें कि और उनके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद होने चाहिए। फिर चीज़ जो है वो क्वालिटी वाली आप उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि क्वालिटी की चीज़ जो होगी वो एक कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन का बास बनेगी और सेटिस्फाइड कस्टमर जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉयल कस्टमर। ओके, तो द क्वालिटी थिंग जो है वो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर लॉयल्टी भी क्रिएट करती है। और जो आखिरी बात थी और जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात थी वो है अफोर्डेबिलिटी का। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं वो कन्वीनियंस, वैरायटी, क्वालिटी के साथ साथ जो चीज़ देखते हैं वो ये है कि उनके जो वॉलेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े, उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े, चीज़ें जो हैं वो उनको सस्ती जो है वो प्रोवाइड हों ताकि वो ज़्यादा खरीद कर सके, उसकी डिस्पोजल इनकम जो है उसके प्रेशर ना पड़े। ठीक है, ताकि वो चीज़ें उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हों और उनकी एक्सेस के अंदर हों, और ये उनकी जो है वो कामयाबी का और उनके जो है वो एडवांटेज का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सबसे बड़ी अहम जो है वो पॉइंट थी। उसके बाद उसने कहा कि हमने जो टारगेट किया वो किसको टारगेट किया? मिडिल क्लास को टारगेट किया। ठीक है, वो बंदे जो ज़्यादा कंसर्न हैं क्वालिटी के भी और जो ज़्यादा कंसर्न हैं अफोर्डेबिलिटी के भी। ठीक है, यानी जो अपर लेवल के क्लास है उनके पास इनफ पैसा मौजूद होता है तो वो क्वालिटी को ज़रूर कंसर्न करते हैं, मगर दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट प्राइसेस। ओके, पर जो मिडिल क्लास है वो उन्होंने दोनों चीज़ों को देखना होता है कि वो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी वाली चीज़ें भी खरीदनी होती हैं, मगर साथ साथ उन्होंने अपने बजट को और उनके बजट के या फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स जो हैं उन्हें भी देखना होता है। ठीक है, तो लिहाजा इनका जो ज़्यादातर जो था, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है। ठीक है, यानी आप देखें कि जैसे जैसे जो है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनमें ये चीज़ होती है कि जब इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो लोग जो हैं दे आर मूविंग फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप टू द मिडिल लेवल। ठीक है, तो एक लिहाज से पाकिस्तान के अंदर भी ये एक रुझान मौजूद था, हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने जो ज़्यादातर टारगेट किया वो किसको किया? मिडिल क्लास को किया। और फिर इकोनॉमी प्राइसिंग। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट की थ्रू द लमसम प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये चीज़ जो है एक आम जो करियाना स्टोर है उसको ये बेनिफिट नहीं होता क्योंकि वो बल्क में चीज़ें खरीद नहीं सकते। जब आप एक सुपर मार्केट के ओनर हैं और आप चीज़ें बल्क में खरीदते हैं तो आपको चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, और उससे वो आप जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, मगर उसके लिए ये है कि आप आया वो मुनाफा आप रखते हैं, क्या वो मुनाफा शेयर करते हैं। तो इनका एक चीज़ थी कि हम जो है वो अपनी 30% ऑफ इनकम जो है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स हम लोगों तक ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कि वो हम उससे क्या होता है कि हमारा इनकम जो है वो बेशक कम हो मगर लोगों को डिस्काउंट मिलता है, तो हमारी सेल्स और बढ़ती हैं और लोग जो है वो ज़्यादा हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि उन्होंने फॉलो की। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं जो ये लोग जो है वो फॉलो करते रहते हैं, मगर बात ये है कि क्यों एक करियाना स्टोर किस तरीके से कन्वर्ट होता है एक सुपर मार्केट में, ये डिपेंड करता है कि उसकी लीडरशिप जो है वो कितनी पावरफुल तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, कितना वो अपना एक विजन और मिशन डेवलप करती है। और so let us discuss what is basically the competitive advantage. So competitive advantage can be defined as a condition in which you get a superior performance relative to your competitors. Okay,
मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी जो है वो किसी भी सूरत में वो ऐसी प्लानिंग करती है कि वो उसके जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें वो आउट परफॉर्म कर जाए, ठीक है, यानी उनसे वो बेहतर पोजीशन में ले आए, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट ले ले, उनसे ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल कर ले, उनसे ज़्यादा जो है वो मतलब कंज्यूमर लॉयल्टी जो है वो डेवलप कर ले, उससे ज़्यादा रेपुटेशन डेवलप कर ले, ठीक है, उससे ज़्यादा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हासिल कर ले, तो ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ठीक है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज occurs when a firm implements a value creating strategy for which other companies are unable to duplicate the benefit to find it costly or find it too costly to intimate, okay। इसके लिए एक हम RBS का जो है वो रिसोर्स बेस्ड व्यू RBV मॉडल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी ये होता है कि अगर कोई ऐसी फर्म अगर वो सस्टेनेबल जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करनी चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखे, यानी कि वैल्यू, ठीक है, और इनइमिटेबिलिटी, और उसके बाद क्या नाम है कि जी आपकी जो चीजें हैं वो वैल्यूएबल हो, ठीक है। तो दूसरा ये है कि वो इनइमिटेबल हो, यानी कोई और बंदा उसको जो है वो हासिल न कर सके, अगर हासिल करे तो वो ज्यादा उसको जो वो कास्ट जो है वो पे करनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप जो फॉलो करेंगे तो आपका जो एडवांटेज होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, वो ज्यादा अरसे तक रहेगा, सस्टेनेबल होगा, वो इजीली जो है वो कोई बंदा आपको ओवरथ्रो नहीं कर सकता, ठीक है। ताकि आप इस तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप करें, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो दूसरे लोग उसको ज्यादा डुप्लीकेट ना कर पाए, ठीक है, ज्यादा उसको हासिल ना कर पाए। और आमतौर पर होता क्या है कि देखें, अगर नॉर्मल जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं उनके साथ ऐसे ही होता है कि जब एक कोई बंदा जो है वो एक बिजनेस शुरू करता है तो उस तरह की जो है और भी बिजनेस आ जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो उस बंदे का जो है वो बिजनेस जो शेयर है, मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी टेक्निक आप अख्तियार करते हैं जिसमें आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को ले आते हैं जो कोई और प्रोडक्ट, वो उस तरह की प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, या आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका जो फार्मूला इतना यूनिक है तो वो फार्मूला किसी और के पास नहीं है, यानी आप टेस्ट अगर आप देखते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो इतना यूनिक है वो कोई और टेस्ट डेवलप नहीं कर सकता, तो यकीनन तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपका ज्यादा कंट्रोल रहेगा और एक बड़े अरसे तक आप उसको जो है वो एंजॉय करते रहेंगे। या आप उसको पेटेंट करा लेते हैं उन आपकी ब्रांड्स को या आपके उस फार्मूले को, तो भी जो है वो आपको एक किस्म का एडवांटेज जो है वो रहता है, ठीक है। या अगर सिंपल एग्जांपल दें हम अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर जो ये जो हमारे बॉम्बे बेकरी है, देखिए कि इन्होंने एक बड़े अरसे तक जो है इसके फार्मूला को जो है वो उन्होंने जो है वो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा है और उसके टेस्ट को भी मेंटेन रखा है। तो यही बात है कि आज भी जो है वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं और उनका जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल कस्टमर्स हैं, वो हमेशा उसी की चीज़ की जो है वो नाम लेकर डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डेवलप कर जाएं तो ताकि फिर कोई और जो है वो उसको हासिल न कर सके, सही है। तो उस तरह की कैपेबिलिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लेट अस डिस्कस के स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी की डेफिनेशन ये है कि इट इज बेसिकली इट इज अ क्वेस्ट टू क्रिएट, कैप्चर and sustain the competitive advantage. Strategy basically refers a long-term planning. Okay? Normally, we say that the strategy is a planning. A strategy is a long-term planning. But strategy is not just mode of planning for a longer period. But strategy is something through which you can create a competitive advantage. You create a difference. You make yourself जी तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज स्ट्रेटजी, ओके। तो इट इज बेसिकली द मैनेजर थ्योरीज मैप्स अबाउट हाउ टू गेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। yes, it is to be different from your rivals, your competitors. तो स्ट्रेटजी जो है वो आपको दूसरों से या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग
एक पहचान देती है, ठीक है, और इसकी बुनियाद पर ही आप उनसे जो है वो एक अलग पहचान अपनी बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि थ्रू द स्ट्रेटजी यू कैन क्रिएट ए वैल्यू and while controlling the cost of your business. Okay, creating value means that you can generate more benefits for your consumers or for your customers. Okay, through the strategic planning, and it is all about deciding what to do and what not to do. Through strategic management and strategic planning, you can see what sort of the activities you must be engaged in, and what are the activities and what are the procedures which you should not follow. Okay, and it combines a set of activities to stake out the unique position. Yes, again कि आपका जो है ये strategic जो planning है वही आपको जो है वो ले जाती है एक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी क्रिएट करती है. It has alternatives, consequences and choices involving significant resources typically made under some level of uncertainty. यकीनन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जब आप जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं तो वो सारे जो डिसीजन मेकिंग आपकी है इट आल्सो इन्वॉल्व सम अनसर्टेनिटी एंड सम रिस्क टेकिंग. इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट आर नॉट इजीली रिवर्सिबल. यस, इसमें जो है आप एक ऐसे जो है वो डिसीजंस लेते हैं जिनको आप जल्दी जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है. और इस हमारे यहाँ एक हम कास्ट के हवाले से वो यूज करते हैं कि संक कास्ट का. इस वंस यू एलोकेट रिसोर्सेज यू कैन नॉट अनडू दोज थिंग्स. ओके, तो ये एक चीज है कि जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, उसको आप समटाइम जो है वो आप अनडू नहीं कर सकते. इस वजह से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी डिसीजंस लें और वो बड़ी केयरफुली लें और डेटा को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद लें, ठीक है, और आप चीज़ों को चेक करके और सारी जो है वो एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप फैसले लें ताकि वो फैसला आपका ऑप्टिमल डिसीजन हो, ऑप्टिमल फैसला हो और जो आपको बेनिफिट जो है वो इसमें ज़्यादा हो और लॉसेस जो है वो मिनिमल हो या ना हो. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज को हम दोबारा रिवाइज करेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या चीज़. Strategic management is what managers do to develop organization strategies. It is a process in which managers are involved to take long-term decisions, right? So that they can develop, they can determine the direction of the organizations and they can determine the future line of action for their organization. And strategies are the decisions and set of actions that determine the long-run performance of an organization. So basically strategies जो है वो planning है, वो long-term plan है और strategic management एक वो planning का एक process है, वो managing का एक process है तो जो managers की engagement को जाहिर करता है, managers की जो है वो actions को जाहिर करता है, ठीक है. तो strategic management का जो business model है वो क्या है? Is a strategic decision for how a company intends to profit from strategies, work processes and work activities. ठीक है, बुनियादी तौर पर वो दो चीजों के ऊपर जो है बिजनेस मॉडल जो है वो आपका फोकस करता है. वो कि आया आपके जो कंज्यूमर कस्टमर्स हैं वो आपके वो किस चीज को जो है वो वैल्यू करते हैं, यानी उनके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ, आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ, आपकी मैनेजमेंट की तरफ, आपकी सर्विसेज की तरफ, ठीक है, टू व्हाट कस्टमर्स वांट. ओके, और फिर वेदर कंपनी कैन मेक एनी मनी डूइंग दैट. आया आप जो फिर दूसरा जो बात है कि जी व्हाट इज इन इट फॉर यू एज अ कंपनी, ठीक है, कि वो अगर कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको आप पूरा करने के बाद क्या आप कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, कोई आप जो है वो क्या कहते हैं कि उसके लिए कोई प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है. ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो बिजनेस मॉडल जो है बुनियादी तौर पर रिजाइड करता है. तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है. इस वजह से इंपॉर्टेंट है जिस तरह पहले आपने बात की कि बुनियादी तौर पर इफ यू वांट टू चेंज योर परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, देन यू हैव टू इन्वॉल्व इनटू
the strategic management. If you want to outperform your competitors and if you want to gain the greater market share, you have to engage in a strategic management process. It requires that the manager examine and adapt to business environment strategy. So strategic management hai, it is not only focus on the current the performance on the current trend, but it has to see what is going on not only in current scenario, but what will be the likely repercussions of the changing environment, because there is a greater dynamism in the environment. The changes are occurring very rapidly in the organization. So you as a manager have to be responsive to those changes. You have to be very much sensitive to those changes and those dynamic element of the environment. And you have to be very much responsive to those things. So through strategic management, and using the strategic management as a tool, you can respond to those changes. आप देख सकते हैं कि कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं और उनके हिसाब से आप अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर देखें, अभी जो है इस वक्त सारा बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं. इस कोविड-19 की वजह से जो है वो काम करने के जो अंदाज हैं वो चेंज हो गए हैं और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं. तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने आप को अडॉप्ट कर सकती हैं, ठीक है, जो जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकती हैं, वही सरवाइव करेंगे. अगर जो नहीं कर सकते वो सरवाइव नहीं करेंगे. बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो वैनिश हो जाएंगे इस बहुत बड़ी तब्दीली के अंदर, मगर सिर्फ वो लोग सस्टेन कर पाएंगे जो अपने आप को जो है वो उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी है. जो लोग जो हैं वो इस इन्वायरमेंट के जो अनसर्टेनिटीज इस इन्वायरमेंट ने क्रिएट की हैं, उन अनसर्टेनिटीज के ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, जिनके अंदर वो विजन है कि वो अभी के हालात के मुताबिक भी अपने आप को फैसला करें और बाद में भी देखें सीनियर, अगर सीनियर दोबारा चेंज हो जाता है उसके बाद कैसा होगा. ठीक है, और ये अगर एक बार जो है ये वबा की खत्म हो जाती है तो क्या आया सेकंड जो इसकी वेव है वो भी आ सकती है या नहीं आ सकती. अगर वो आती है तो फिर हम उसके लिए अपने आप को कैसे मैनेज करें. ठीक है, क्या दोबारा हम जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में जाएंगे तो क्या हम क्या कुछ चेंज होगा. ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को देखना है. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आज का डिसीजन नहीं लेना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्रू आप फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं. आप जो आगे जाकर उन चीजों का भी डिसीजन लेते हैं कि जी जो तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं उन तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं. ठीक है, आप किस तरीके से उनके लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं. ठीक है. It coordinates diverse organizational units, helping them focus on the organizational goals. Strategic management सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है लीडर जो है वो बैठा है और वो ऑर्डर्स पास कर रहा है, या एक जो है वो जगह पे एक यूनिट काम कर रहा है और सारी चीजें जो है वो दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे रही है. बात ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस. इट अप्लाइज अ नेटवर्क अप्रोच और नॉट ओनली डाउनवर्ड बट इट आल्सो implies the upward communication. Okay, ताकि आपको जो है वो फीडबैक भी लूप भी इसमें डेवलप करने होते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं उनका आप फीडबैक लेते हैं और उनकी आप मदद लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में. ठीक है, क्योंकि आपका प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो ग्रास रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रहे. जब उनको एड्रेस नहीं कर रहे, आपने जो है वो ऊपर से सब जस्ट इम्पोज की प्लान्स, इम्पोज किए आपने कवानीन, इम्पोज किए अपने पॉलिसीज, और वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो सिचुएशंस हैं उसके साथ मैच नहीं कर रही, आपके जो सारे प्लान हैं वो रफू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और वो नाकाम हो जाएंगे. इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और सारे यूनिट्स को आपने लेके चलना होता है, साथ साथ लेके चलना होता है. ठीक है. और फोर्थ चीज, इट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, कि आप उसके अलग नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब जो भी छोटे डिसीजंस हैं या बड़े डिसीजंस हों, आप जो है उनको आपने जो है वो उन सारी अपनी लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए ही आपने फैसले लेने होते हैं.
तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम एज ए प्रोसेस देखना चाहें तो ये डायग्राम हमारी मदद करेगा। और उस डायग्राम के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि जी हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हम अगर स्ट्रेटजी जो है वो प्लान मतलब बनाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, न्यू डायरेक्शन तय करना चाहते हैं और अब एनवायरमेंटल क्लूज जो हैं और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो ये एक जो है वो डायग्राम हमें सपोर्ट करेगा। ओके, इसके जो है वो 5 स्टेप्स हैं बुनियादी तौर पर, और फर्स्ट 4 स्टेप जो है बुनियादी जो हैं 3 स्टेप्स जो हैं वो इसकी प्लानिंग फेज को जाहिर करते हैं और बाकी जो 2 हैं वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एवोल्यूशन को जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके, कि आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस और गोल्स क्या हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी प्लानिंग्स क्या हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्वॉट एनालिसिस क्या है कि सब आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देखना है और अपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना है। तो 2 जो है आपने किस्म के 2 लेवल के आपने एनालिसिस करने, एक एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं हम और एक इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नली आपने देखना है कि जी एनवायरनमेंट के अंदर भी 2 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। वो एक एलिमेंट्स वो हैं जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे एलिमेंट्स वो हैं जो कि थ्रेट्स हैं। अपॉर्चुनिटीज वो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की कि अगर आप टाइमली डिसीजन लें तो आपको फायदा दे सकती है। ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशंस हैं। Opportunities are the favorable conditions in the environment which may result into the favorable outcomes if appropriate decisions are taken in time, right? And threats are unfavorable conditions in the environment which may hamper your performance, which may create a disturbance for you, which may create losses to you. Okay, so you have to make a defensive strategy out of that, or sometimes you have to avoid them and you have to neutralize those threats. Okay, by strengthening your objectives, right? So this is what you can do. This is what you can see how you can neutralize the threats and how you can exploit the opportunities which are available in the external environment. So not only the external environment is important for you, but the organization's internal environment is similarly important for the strategy planning. Okay, कैसे वो है कि आप देखें कि आपके पास कौन सी खूबियां हैं, आप में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो इस चेंजिंग कंडीशंस के अंदर आपको बेनिफिट्स दे सकती हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर जो है वो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है वो एक ऐसी चीज है एनवायरनमेंट के अंदर, वो फेवरेबल कंडीशंस है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि आपको बुनियादी तौर पर बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी चीजें आ गई हैं जो है इंटरनली जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, तो वो आपने जो है वो देखनी है। ठीक है, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो जो कैपेसिटीज आपके पास हैं, वो जो कैपेबिलिटीज आपके पास हैं, और वो जिनको आप यूटिलाइज करके आप जो है वो अपने लिए बेनिफिट अरेंज कर सकते हैं। और वीकनेसेस क्या हैं, वो कमजोरियां, वो चीजें जो आपकी एनर्जीज को डिप्लीट करती हैं, जो आपकी ताकत को कमजोर करती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स यू है, हाउ मच फिजिकल रिसोर्स यू है, हाउ मच कैश रिसोर्स यू है, हाउ मच रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट यू है। ओके, दीज आर द थिंग्स। और वीकनेसेस क्या है, लैक ऑफ सपोर्ट, और माइट बी यू हैव द फिजिकल रिसोर्सेज but those physical resources are out of order। ठीक है, या वो obsolete हैं, या उनके अंदर वो जो है वो इतनी ताकत सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जो कि आपकी जो है वो प्लानिंग में और आपके जो है वो सपोर्ट कर सके। तो ये
ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो ये एक पिक्चर आप बना देते हैं, ये चीजें हैं आपके पास, ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो प्लान बनाएंगे तो वो जो फिर नेक्स्ट फेज होगा उसके तहत आपने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो गई, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है और देन आपने एवलुएट करना है। इसको हम थोड़ा सा जो है वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। तो इसका जो स्टेप वन है, हमने पहले डिस्कस किया कि मिशन और गोल्स आपने बनाने हैं। मिशन क्या है कि मिशन रिप्रेजेंट करता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। डिफाइनिंग मिशन फोर्सेस मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई what is it what type of business they are going to do. Okay, first the mission of the Avon is to be the company that best understand and satisfy the product, services and the self-fulfillment needs of women on a global level. Okay, what is the mission of the Facebook? Can anybody tell me? A social utility that connects you with the people around you. So this is the mission of the Facebook, to create a social utility that connects the people around you, okay. And for example, the mission of the National Heart Foundation of the Australia is to reduce suffering and death from the heart stroke and blood vessel disease in the Australia. So what type of business you are engaged in, your mission will tell you. Your mission statement will outline major reason of your being. तो सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव और जो सेकंड पोर्शन है वो गोल्स। गोल्स क्या है? द फाउंडेशंस ऑफ द फर्दर प्लानिंग, दीज आर द मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स। ओके, तो गोल्स के लिए जरूरी है कि वो आप ऐसे गोल्स बनाते हैं जो कि जो है वो मेजरेबल भी हों, अटेनेबल भी हों, ठीक है, और जो कि एक्यूरेट भी हों और जो कि रिलेवेंट भी हों, ठीक है। तो ये आप इस तरह के जो है गोल्स बनाते हैं जिनको आप मेजर कर सकें, ठीक है, ताकि कल जो है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में आप चेक कर सकें कि ये टारगेट्स इधर आपने अचीव किए या नहीं किए, ठीक है। तो ये गोल्स जो है वो बुनियादी तौर पर आप अपने पूरे लॉन्ग टर्म मिशन को आप शॉर्ट टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि आप उनको मेजर कर सके और आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी कर सकें। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं कि स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो वो आप देखते हैं कि फोकस करते हैं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस के मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरह वेरी करती हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं क्या होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने हिसाब से वो मिशन स्टेटमेंट बनाती हैं, मगर एक जेनरिक जो वे है उसमें जो ज्यादा एलिमेंट्स जिनको वो मद्देनजर रखा जाता है उनमें सबसे पहले कस्टमर्स हैं कि आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आपके फर्म के कस्टमर्स कौन से हैं। और उसके अलावा आप बाज़ जो है वो मार्केट्स को भी देखते हैं कि मार्केट्स जो है वो आप कौन सी जोग्राफिकल रीजन को आप जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। या सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को समटाइम आप देख रहे होते हैं कि आप जो है वो आपकी जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। और बाज़ आपका जो मिशन है वो आपकी फिलॉसफी को भी जो है वो रेफर करता है कि आपके बुनियादी वैल्यूज और बुनियादी जो एथिकल प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं या आपके जो बिलीफ्स हैं वो क्या है, ठीक है। आप किस चीज़ आया आप सोशल जो है वो उसको करते हैं, मतलब आप सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं या आप जेंडर बैलेंस में बिलीव करते हैं, ठीक है। और आप जो है वो सारे इनकम ग्रुप के लोगों को आप कंसीडर कर रहे हैं या आप चंद एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। तो ये आपकी फिलॉसफी के ऊपर मबनी होगा कि आप किन लोगों को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं और कौन से आपकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। पब्लिक इमेज के हवाले से भी
आप बाज़ एनवायरनमेंट और जो सोसाइटल कंसर्न्स है उसको भी देखते हैं, या बाज़ आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के की जो है वो फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर फॉलो कर रही है, तो वो अपनी उन चीज़ों को हाईलाइट करती है। ठीक है, तो बाज़ फर्म जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में जो है वो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि जी वो हम अपने एम्प्लॉइज़ को एज एन एसेट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस कम बैक टू द स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो है इंटरनल एनालिसिस का। ठीक है, और जो इंटरनल एनालिसिस है वो क्या है, असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड एक्टिविटीज। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में मैंने कहा कि वो आप उसके भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, आया स्ट्रेंथ या वीकनेसेस। स्ट्रेंथ वो है क्योंकि वो रिसोर्सेज जो आपको एडवांटेज दे सके, वो रिसोर्सेज जो आपकी गोल अचीवमेंट में आपको सपोर्ट कर सके, वो अगर रिसोर्सेज की वो खूबियां या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बेनिफिट दे सके, तो वो स्ट्रेंथ है। अगर आपके रिसोर्सेज में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपकी गोल अचीवमेंट में आपको सपोर्ट कर सके, तो वो आपके एरियाज जो हैं वो वीकनेसेस तस्वर होंगे। तो वो रिसोर्सेज जो हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्स भी हो सकते हैं, नॉलेज रिसोर्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा आपके जो सोशल रिसोर्स भी हो सकते हैं, और आपके टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज आपने उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस के हिसाब से आपने उनको एनालाइज करना है, तो कौन सी चीजें जिनको आप यूटिलाइज करके आप चीजों को हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इदारा, एक स्कूल जो है वो अब चाहता है कि हम जो है वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं, तो आपने ये देखना है कि आपकी जो जो आपकी फैकल्टी है या जो आपका सिस्टम है वो कितना ऑनलाइन टीचिंग को सपोर्ट करेगा। क्या है आपकी फैकल्टी जो है वो इस हिसाब से रिसोर्सफुल है कि वो ऑनलाइन जो है टीचिंग के जो मराइल हैं उनको तय कर सके या उनको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो आप अगर किसी भी किस्म का इनिशिएटिव लेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने एम्प्लॉइज की जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, उनको देखेंगे। ठीक है, कि आया आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो उन चैलेंजेस को पूरा करने की जो है वो कम सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा। स्टेप 4 में आप उसके अलावा यकीनन आपके फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज जो है उनको भी आपने देखना है कि फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो आपके कैसे हैं, मिसाल के बाद आपके इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स को आपने देखना है। तो ये इस स्टेप 2 और 3 को कंबाइन करने के बाद हम उसको तो SWOT एनालिसिस का भी नाम देते हैं। ये कुछ रैंकिंग्स हैं, कुछ ये तो पुरानी हैं, मैंने लेटेस्ट रैंकिंग्स यहाँ पे शेयर की हैं जो 2020 की। तो आप ये देख रहे हैं कि 2020 में जो टॉप 10 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। ये एप्पल जो है पिछले 12 साल से टॉप 1 में आ रहा है। ठीक है, क्यों कि वो यकीनन इसकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या जो उसकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है या उसकी जो एक जो खूबी है कि वो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमेशा कॉम्पीट करके जा रहा है, और उसने जो है वो अपना इस तरह का कंज्यूमर लॉयल्टी क्रिएट की है कि वो जो है वो लोग उसके बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और उसकी जो बिजनेसेस है वो ग्रो कर रहे हैं। स्टेप 4 इसका है टू फार्मुलेट दी स्ट्रेटेजी। स्टेप 4 में आप जो है स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं और उसके लिए आप अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, आप बताते हैं कि कौन से आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से आप जो है वो जो अल्टरनेटिव आपके लिए बेहतर है वो आप फॉलो करते हैं और वो आप सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आप अमल दरामद करते हैं। और उसके बाद यकीनन आप जब स्ट्रेटेजी फार्मुलेट कर रहे हैं तो आप ये चेक करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है
और वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ हैं उनके साथ मैच करती है, और आप उसके साथ साथ जो है आपकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है या उसके साथ मैच कर रही है, और आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको वो कवर कर रही है। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। ओके, स्टेप 5 में आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसके ऊपर आप अमल दरामद करते हैं। यू हैव टू इफेक्टिवली फिट योर ऑर्गेनाइजेशनल योर स्ट्रेटेजी टू योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड यू हैव टू coordinate एक्टिविटीज which match the environmental characteristics. ओके, इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल दरामद करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं। यानी आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड करते हैं, और मैनेजर लेवल पर उनको आप जो है वो टारगेट्स जो है वो दे देते हैं, और आप उसके टारगेट सेट करते हैं। हर लेवल के लिए टारगेट्स आप सेट करते हैं, बिजनेस लेवल की टारगेट सेट करते हैं, नीचे फंक्शनल लेवल के टारगेट्स आप सेट करते हैं, और लोगों को आप बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो क्या नाम है वो क्या नाम है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, द एनवायरनमेंट बेसिकली डिक्टेट्स द चोजन स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैच टू इट्स रिक्वायरमेंट। यकीनन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो हमारी हियरार्की है, वो हमारे इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जो है वो मैच होनी चाहिए। और फाइनल स्टेप में आप रिजल्ट्स को एवेलुएट करते हैं। इन एक टाइम पीरियड के बाद आप चेक करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी वो कितनी इफेक्टिव थी, आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। ठीक है, और आपको कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो पेश आए, आपको जो है वो कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो न्यू डेवलप हुई, कौन सी चीजें जो आपने न्यू लर्न की। ठीक है, वो जो लर्निंग कर्व्स डेवलप होती हैं उनको आप उनको आप अप्लाई करते हैं, और जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों से सीखते हैं, ताकि आप अपने आप को जो है वो फिर एवोल्यूशन का मकसद क्या होता है, एक तो परफॉर्मेंस आप एवोल्यूट करें कि वेदर योर टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ठीक है, फिर आप देखें कि आपने कहाँ आप स्ट्रांग रहे और कहाँ आप वीक रहे। ठीक है, फिर जो वीकनेसेस हैं उनको आपने रिमूव करना है, और आपने अगर कोई गलतियां की हैं तो उनको आपने खत्म करना है। ठीक है, और आपने अपने प्लान्स को उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, अपडेट करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, और आपने कुछ एडिशंस करनी है, कुछ डिलीशंस करनी है, ताकि आपको पता हो कि जी आप फिर उसको चीजें रिफाइन जो है वो आपने करनी है, ताकि अगर कोई मिसिंग्स है तो आप पूरा कर लें, कोई गलतियां हैं तो उसको आप ठीक कर दें। ठीक है, ये एवोल्यूशन के अंदर आप करते हैं। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज किस किस्म की होती हैं, और बुनियादी तौर पर थ्री जो है वो तीन जो है वो मेजर उसकी स्ट्रेटेजीज की टाइप्स होती हैं। और नंबर 1 है कारपोरेट स्ट्रेटेजी, देन बिजनेस स्ट्रेटेजीज, एंड देन फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कारपोरेट स्ट्रेटेजी है बुनियादी तौर पर वो टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। यानी अगर कोई मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कारपोरेशन है, तो वो एक प्लान, जनरल प्लान जो है वो बनाते हैं, जो कि सारे जो है वो के लिए एक होता है, यानी सारी मुकम्मल कारपोरेशन के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है दूसरे जो है वो प्लान बिजनेस वाइज भी बनते हैं। तो कारपोरेट स्ट्रेटेजीज की जो है वो किस किस्म की होती हैं, बुनियादी तौर पर 3 जो है वो कारपोरेट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक ग्रोथ के हवाले से स्टेबिलिटी या रिन्यूअल स्ट्रेटेजी। ग्रोथ में एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। अगर कारपोरेशन चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है, या मार्केट्स का स्कोप बढ़ाना चाहती है, यानी कि अगर वो किसी और एरिया में काम करना चाहती है जहाँ पे वो पहले काम नहीं कर रही, अपनी रीच को बढ़ाना चाहती है, और अपने जोग्राफिकल जो एरियाज हैं या अपने ऑपरेशंस हैं उनको उनका स्कोप वो बढ़ाना या घटाना चाहती है। तो ये मतलब आमतौर पर अगर ग्रोथ की बात करें उसका मतलब आप जो है वो और एरियाज जो आप पहले एड्रेस नहीं कर रहे तो वहाँ आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, वो कराची के रीजन पे काम कर रही है, ठीक है, वो अब चाहती है कि वो हम कराची के रीजन से निकलकर हम जो है
सिंध के और डिस्ट्रिक्ट हैं उन तक भी ले जाएं, या हम जो है वो दूसरे सूबों तक अपने ऑपरेशन को ले जाएं। ठीक है, तो ये आप समझें कि आपका जो स्कोप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रोथ हो रही है, आप अपना ज्यादा मार्केट को आप जो है एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टेबिलिटी की स्ट्रेटेजी, यानी मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को। मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को ये है कि अगर आपने एक ऐसी पोजीशन अचीव कर ली है जिस पोजीशन में आप अपने आप को जो है वो सेफ समझ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा डिटेरियोरेट ना हो कंडीशंस। ठीक है, यानी आपके ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा है न्यू कॉम्पिटिटर्स का, और नई जो है वो लोग उसमें एंटर हो रहे हैं, और आपको जो खतरात हैं वो आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके तहत आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। आप जो एक पोजीशन आपने हासिल की हुई है उसको आप खोना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर अगर आप नंबर 1 पे आ रहे हैं इस वक्त, तो आप नंबर 1 पे रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये बात नहीं है कि अगर एप्पल जो है इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है तो ये आप समझिए कि ये नंबर 1 जो है यही रहेगा हमेशा। तो क्योंकि वो उसको वहीं पर स्टेबल होने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो अपनानी पड़ती हैं, ताकि दूसरे लोग जो है उसके कॉम्पिटिटर्स जो है उसको सरपास न कर जाए और उसको जो है वो आउट परफॉर्म न कर जाए। ठीक है, तीसरी जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो रिन्यूअल की स्ट्रेटजी है कि रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म इनटू न्यू मार्केट। यानी रिन्यूअल से मुराद क्या है कि आप पुरानी मार्केट को छोड़ रहे हैं और नई मार्केट के अंदर जो है वो आप आ रहे हैं। यानी आप जो है वो अपना सेगमेंट चेंज कर रहे हैं, या अपने जो टारगेट ऑडियंस है वो चेंज कर रहे हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की आपके हो सकती है कि आप रिन्यूअल की स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप बिल्कुल एक अपनी जो प्रीवियस लाइन ऑफ एक्शन है उसको चेंज करके एक न्यू लाइन ऑफ एक्शन के अंदर आप इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, ये एक मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसकी 3 लेवल्स हो सकती है। अगर आप ओवरऑल देखें कॉर्पोरेशन लेवल, अगर जो कि सारे इसको करेगा, इंक्लूड करेगा, और एक बिजनेस लेवल होता है जो कि हर एक यूनिट के लिए अलग अलग हो सकता है, और तीसरा फंक्शनल लेवल होता है कि किसी एक यूनिट के अंदर डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट की हर एक की अपनी अपनी जो है वो स्ट्रेटजी होती है और अपने अपना स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बिजनेस जो है वो चाहता है कि मैं नई मार्केट में जो है वो एंटर होऊंगा, तो यकीनन वो सिर्फ एक बात नहीं करेगा, तो साथ साथ वो अपने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स को भी ऑनबोर्ड करेगा, और हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्लान जो है वो उसके साथ शेयर करेगा, और जो कि उस स्ट्रेटेजिक प्लान से मैच करेगा। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग का है, मार्केटिंग का है, HR का है, फाइनेंस का है। तो आप देखेंगे अगर HR के हिसाब से तो जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो हमने देखनी है। HR के अंदर के भी आया जो न्यू हमारा सेटअप होगा उसके अंदर हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, उनका स्किल लेवल क्या होगा, उनका स्किल बेस क्या होगा, किस किस्म के लोग हमें चाहिए, किस लेवल की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के लोग चाहिए। फिर उसके लिए फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसने फाइनेंस अरेंज करना है कि उसके लिए आया आपने इंटरनल फाइनेंसिंग के जरिए कितने पैसा आप अरेंज करेंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जरिए आपको कितना पैसा वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, कितनी जो है वो आपको लोन लेना पड़ेगा, और किस तरीके से आप जो है। So this is the organization chart of a multi-business corporation, which we can see that there are 3 levels: the corporate level, business level, and the functional level. Okay. So corporate strategies, as we discussed, there are 4 types of the corporate strategies: growth strategies and some other. And in the growth strategies, there are again the 4 types: the concentration, vertical integration, horizontal integration, and diversification. Concentration में क्या है? Concentration में कि focusing on primary line of business and increasing the number of products offered or market served. Okay, concentration strategy जो है वो उसमें एक आपने line of business चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर आप जो भी जो है वो एक प्रोडक्ट लाइन जो आप बना रहे हैं, जो भी आपकी है अपना लाइन ऑफ बिजनेस है वो आपने चेंज नहीं करनी। हाँ, आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, या जो मार्केट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसकी जो है वो मार्केट्स जो है वो आप मिसाल के तौर पर एक कॉस्मेटिक की है फर्म, ठीक है, तो वो साथ साथ जो है अगर वो सोप भी बना रही है तो साथ साथ जो है वो दूसरी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं
मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसी लाइन के अंदर ही, उसी बिजनेस लाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, और फिर साथ साथ मार्केट्स को भी वो ज़्यादा मतलब जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है अटेम्प्टिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ इनपुट्स, यानी आप जो है सप्लाई लाइन जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं, यानी रॉ मटेरियल की जो इनपुट है, जो सप्लाई है, उसको आप कंट्रोल करते हैं और वो उसको आप ओन कर लेते हैं, ताकि वो वहाँ से आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो आ जाएँ। आप क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा, सस्ता रॉ मटेरियल होगा, तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें आप डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के जो हैं फर्म्स हैं, वो खुद ही डेयरी फार्म डेवलप कर देते हैं, ताकि वहाँ से उन्हें जो है वो बेहतर रॉ मटेरियल मिलेगा, बेहतर जो है वो मिल्क वगैरह मिलेगा, सप्लाई मिलेगी, ताकि वो उससे जो है वो चीज़ें कर लेंगे। साथ तो UHT टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है जो मिल्क को प्रोसेस करती हैं, तो उनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि अपने फार्म डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल खुद सप्लाई कर रहे हैं। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या? अटेम्प्टिंग to gain the control of the output through the control of the distribution channel or provide customer service activities, यानी आप उसमें इंटरमीडिएट्स को खत्म कर देते हैं। इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं? जो आपके ब्रोकर हैं, जो आपके डीलर हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है वो सप्लाई जो है वो शुरू कर देते हैं कंज्यूमर्स तक या रिटेलर्स तक, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स आप खत्म करते हैं, यानी कि आप मार्केटिंग भी आप खुद करें, यानी नॉट ओनली कि आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड देख रहे हैं, मगर जो मार्केटिंग साइड है उसको भी आप कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इससे भी आप अपने ऑपरेशंस को जो है वो मतलब ग्रो करते हैं और कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या है कि कंबाइनिंग ऑपरेशन विद अनदर कॉम्पिटिटर इन द सेम इंडस्ट्री to increase the competitive strength and lower competition among industry rivals, ठीक है। Sometimes you engage in contacts with other your close competitors, ठीक है, ताकि वो rivalry खत्म हो और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कार्टल्स अपना लेते हैं, ठीक है। और वो कार्टल्स जो है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट और सपोर्ट करते हैं। और मिसाल के तौर पर अभी देखें, अगर शुगर इंडस्ट्री है कितने अरसे से वो ये लोग कर रहे हैं। जी यासिर, यासिर किधर है? यासिर पूछें। ओके, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी हो सकती है एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज दैट आर स्ट्रेटेजिक फिट्स, यानी आप कुछ ऐसी कंपनीज के साथ भी जो है वो मर्जर करते हैं या अपने आप को जो है वो कॉन्टेक्ट्स में एंगेज करते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है वो मतलब एंगेज हैं, मगर वो रिलेटेड फर्म्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके प्रोडक्ट से साथ और कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होती है, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट्स करते हैं और उनके साथ आप स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस करते हैं, तो ये एक किस्म की रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगी। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि ऐसी आप ग्रोइंग बाय द कंबाइनिंग द फर्म्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और योर ओन प्रोडक्ट लाइन, ओके। पर मगर ये है कि आप देखते हैं कि उनके साथ जो है वो मतलब कोलैबोरेशन से आपको ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकते हैं, तो आप उनके साथ भी जो है वो अपने मर्जर्स बनाते हैं और अपने इंगेज करते हैं, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें पहले भी हम डिस्कस किया कि आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, उस स्टेटस को और उस पोजीशन को जो आपने हासिल की है उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। रिन्यूअल स्ट्रेटजीज को हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं जिसमें आप देखते हैं कि अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है,
यानी developing strategies to counter the organization's weaknesses that are leading to the performance. और रिन्यूअल स्ट्रेटजीज में भी दो मेजर स्ट्रेटजीज होती हैं, एक रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड। रिट्रेंचमेंट जो है इट फोकसेस टू एलिमिनेट द नॉन क्रिटिकल वीकनेसेस एंड रिस्टोरिंग द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द करंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। ओके, इन रिट्रेंचमेंट में क्या है कि आप देखते हैं कि जो आपकी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि ज्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है, उसको आप खत्म करते हैं, ठीक है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो कुछ ऐसे जो है वो इक्विपमेंट हैं या ऐसी मशीनरी है या ऐसे यूनिट्स हैं जो मतलब आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और मगर आपके वो अगर आप उसको निकाल दें तो वो आपके बुनियादी तौर पर जो है वो बिजनेस के साथ वो हैम्पर भी नहीं करेंगे, तो आप उसको निकाल दें ताकि उसका आपके लिए बुनियादी तौर पर बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो बाद का जो है वो हम इसमें से ऐसा करते हैं कि कुछ एम्प्लॉइज को भी अगर हम वो कर लेते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, ताकि जो है बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो वो स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। टर्न अराउंड की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि एड्रेसिंग क्रिटिकल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एलिमिनेशन मेजर्स एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशन, ठीक है। टर्न अराउंड की जो पॉलिसी है उसके तहत आप क्या करते हैं कि आप का जो ऐसे फैक्टर्स जो आपकी कास्ट को बढ़ा रहे हैं उनको आप खत्म करते हैं। यानी मतलब अगर आप देखें बाज़ आप एक कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जो ज़्यादा कास्ट डेवलप कर रही है मगर उसके लिए उसको आपको बेनिफिट नहीं दे रही, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को आप क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है। यानी वो ऐसे सारे जो प्लान्स हैं या ऐसे सारी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके लिए अगर आपको सपोर्ट नहीं करे तो उसका टर्न अराउंड और टर्न ओवर में थोड़ा फर्क है। हाँ, टर्न ओवर जो है वो एक कंडीशन है जिसके तहत हमारे हम कहते हैं कि एम्प्लॉइज विथड्रॉ कर जाते हैं, ठीक है। यानी एम्प्लॉय आपके विथड्रॉ करते हैं, उसको हम टर्न ओवर कहते हैं। यानी अगर लोग वॉलंटरी टर्न ओवर है या इनवॉलंटरी टर्न ओवर है, लोग आपको छोड़ जाते हैं। एक टर्न ओवर की डेफिनेशन ये है कि जो ओवरऑल जो बिजनेस आपका या जो पैसे की जो हम कहते हैं ना वारी फेरी, उसको भी आमतौर पर टर्न ओवर कहते हैं, मगर हम HR की टर्म में जो टर्न ओवर की डेफिनेशन है वो ये है कि एम्प्लॉइज का वॉलंटरी विथड्रॉल या इनवॉलंटरी विथड्रॉल जो है, यानी जब लोग परमानेंटली छोड़ जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एक टर्न ओवर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने के अंदर जो है वो 10% लोग छोड़ गए, तो हम कहते हैं कि 10% जो है उसका टर्न ओवर रेट है, ठीक है। या कुछ लोग हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक रिसर्च की जो टॉपिक होता है उसको हम टर्न ओवर इंटेंशन कहते हैं, चेक करना चाहते हैं, क्योंकि लोग जब डिससेटिस्फाइड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी टर्नओवर कहते हैं। जो बिजनेस या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी वो क्या है कि स्ट्रेटजी फोकस ऑन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉम्पीट इन ईच ऑफ SBU यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। ये उस बिजनेस यूनिट लेवल की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। यानी कि एक कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ बिजनेसेस हो सकते हैं, तो हर बिजनेस का अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, और वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ और उसके अपने डिपार्टमेंट्स और अपनी फंक्शनल जो लेवल है उसको मद्देनजर रखते हुए वो बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो हो सकती है, जो बुनियादी तौर पर उनका जो काम है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वो क्या है कि एक आपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कॉम्पिटिटिव एज हासिल करना चाहती है। यानी कॉम्पिटिटिव एज एक ऐसी कंडीशन है जो आपको दूसरे लोगों को या दूसरे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करने में मदद देती है, यानी योर कैपेसिटी टू आउट परफॉर्म योर राइवल्स, ठीक है। यानी आपके पास इस लेवल के कैपेसिटीज हैं, इस लेवल के रिसोर्सेज हैं, इस लेवल के जो है वो एक्सपर्टीज है, इस लेवल के जो है वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस हैं और उनके नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड हैं कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं आगा खान का, तो आगा खान जो है वो क्यों आउट परफॉर्म करती है दूसरी जो प्राइवेट या गवर्नमेंट लेवल की जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने वो कैपेसिटीज डेवलप की हुई हैं, ठीक है। तो उनके पास हाई लेवल के जो है वो वर्कफोर्स मौजूद है
और उसके अलावा उसके पास सिस्टम जो है वो मौजूद है, और उसके बाद उसके पास फैसिलिटीज इस तरह की, टेक्नोलॉजी इस तरह की मौजूद है कि लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं, लोग उसकी रेपुटेशन को के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, और दे आर विलिंग टू पे व्हाट एवर दे वांट, ठीक है। ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि जब आप इस लेवल के रिसोर्सेज डेवलप कर लें, और हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल आप डेवलप कर लें, तो आपके पास जो है वो कॉम्पिटिटिव एज हासिल हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एज जो है वो बुनियादी तौर पर एक क्वालिटी का जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन इन एक कॉम्पिटिटर से दूसरे कॉम्पिटिटर को कंपेयर करने के लिए भी हम ये चेक करते हैं कि किसके पास जो है वो कॉम्पिटिटिवली कौन बेटर है, और किसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है या कॉम्पिटिटिव एज हासिल है, ठीक है। इसको हम बुनियादी तौर पर पहले ही डिस्कस करके आए हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। हाँ, कुछ चीज़ें जो जब हम बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो हमें जो है वो कुछ खतरात लाक होते हैं जिनको हमने देखना होता है, ठीक है। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल जो है पोर्टर ने दिया था, उसको जो है ज़रूर हम देखते हैं कि ये देयर आर 5 फोर्सेस व्हिच हैम्पर द फर्म्स एबिलिटी टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। तो क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी जो है वो जो चैलेंजेस होते हैं जो आपको सामने आ जाते हैं। उनमें जो सबसे पहला चैलेंज है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ठीक है। यानी अगर आपने बिजनेस किया और आपका बिजनेस कामयाब चल रहा है, आपका मॉडल बेहतरीन चल रहा है और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो फौरी तौर पर आप देखेंगे कि उस तरह के लोग जो हैं वो आ जाएंगे और दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है वो उस बिजनेस में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जो है इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन इन व्हिच either there is very much easiness or the difficulty for the competitors to enter into your industry, okay। यानी अगर आप देखते हैं कि आप हम कहते हैं कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस उस वक्त हाई होगा जब आप का जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक नहीं है, ठीक है, या उसके लिए जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो यूनिक नहीं है, तो और या उसके लिए जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो इतनी टाइट नहीं है। यानी एक सिंपल रिसोर्स से, सिंपल टेक्नोलॉजी से अगर एक बिजनेस जो है वो खोला जा सकता है तो फिर उसमें चांसेस हैं कि दूसरे लोग आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस जितना हाई होगा इतना आपके जो चांसेस हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वो कम होंगे, ठीक है। यानी जितनी जल्दी न्यू कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे उतनी जल्दी जो है वो आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या कॉम्पिटिटिव एज है वो खत्म हो जाएगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं। सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूट वो प्रोडक्ट है जो सिमिलर यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी अगर सेम मतलब या रिलेटेड यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, सेम फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट है। तो हम कहते हैं कि एक्सटेंट टू विच स्विचिंग कास्ट एंड ब्रांड लॉयल्टी अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द कस्टमर्स अडॉप्टिंग द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी अगर एक चीज महंगी हो जाती है तो हम उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये एक सबसे अहम जो है वो चीज है कि वो अगर आप देखें कि अगर कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो यकीनन आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एज हासिल होगा। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसका सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो वो फिर आप समझें कि जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल नहीं होगा। यानी देखें अगर हम जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जूम अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हमारे पास जो है उसके और भी सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। आए वो सब्स्टिट्यूट कितने इजीली हमारे पास अवेलेबल है या कितनी जो है वो चीज़ें हमारे पास मौजूद है, वो ये इसके ऊपर जो है वो होगा कि अगर उसके सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम एक ही एप्लीकेशन जो है वो यूटिलाइज करें। अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं तो फिर हमारे पास जो है वो चॉइस मौजूद होता है कि हम जो है वो एक एप्लीकेशन को या एक प्रोडक्ट को छोड़ के हम दूसरी प्रोडक्ट जो है वो यूज करें। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। The degree to which buyers have the market strength to hold sway over the influence competitors in our industry. Buyers से मुराद ये कि देखें कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो कितना बार्गेन कर पाते हैं, ठीक है। यानी वो यही बात है कि अगर उनके पास जो है सब्स्टिट्यूट और मौजूद हैं और उनके पास और चीज़ें मौजूद हैं तो यकीनन बार्गेनिंग पावर उनके पास मौजूद होगा। अगर चीज़ें जो हैं अगर प्रोडक्ट आपकी जो है वो सिर्फ आप तक महदूद है और आप ही उसके प्रोवाइडर हैं, आप ही उसके सप्लायर हैं, तो बार्गेनिंग पावर जो है बायर्स के पास नहीं होगा।
अगर बायर्स के बाद किसी भी कंडीशन में ऐसी कंडीशन है जिसमें बायर्स के पास जो है बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, यानी दे प्रेशराइज यू टू decrease the price of your product, then you have very low chances of maintaining or sustaining the competitive advantage. उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ठीक है कि जी सप्लायर्स का जो सोर्स है आपके पास कितना है। अगर किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के सप्लायर्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पावरफुल हैं। अगर उसके रॉ मटेरियल के ओनर्स कम हैं और तो इसका मतलब है कि दे हैव more bargaining power, because they will not be willing to give you sell the raw material to you on lower prices. अगर वो सप्लायर ज्यादा होंगे तो फिर आप जो है आपके पास जो है वो कुशन ज्यादा होगा, आप ज्यादा लो कास्ट जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करने की जो है वो पोजीशन में होंगे और उसका जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर जो है वो पड़ेगा। दूसरा जो है वो करंट राइवलरी का है कि इंटेंसिटी अमंग राइवल्स इंक्रीज व्हेन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो, डिमांड फॉल्स एंड प्रोडक्ट प्राइस इज द सेम। ओके, तो बात बात जो है वो राइवलरी अमंग कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी कंपटीशन को मतलब इग्निट करती है। ठीक है कि जितना मतलब आप देखेंगे अगर ग्रोथ रेट कम है और डिमांड जो है वो कम हो गई है तो फिर भी लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो प्राइसेस को कम करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करते हैं और वो ज़्यादा मतलब वो डिस्काउंट्स देते हैं और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं और ज़्यादा सेल्स बोनसेस वगैरह जो है वो देते हैं। तो उससे भी जो है वो एक कंपटीशन जनरेट होता है कि जिस तरह आपको मजबूर करता है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की को लो प्राइसेस पे आप सेल करें और उससे जो आपका इनकम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 5 फोर्स मॉडल है, न्यू एंट्रेंट्स, बायर, सब्स्टिट्यूट एंड सप्लायर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज की कुछ किस्में हैं। कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, seeking to attain the lowest total overall cost relative to other industry competitors। ठीक है, ये कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप कंट्रोल करते हैं कास्ट को, यानी कि प्रोडक्शन कास्ट को या सेलिंग कास्ट को आप कंट्रोल करते हैं। कि देखें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है कि आप मतलब देखें रेवेन्यू माइनस कास्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो रेवेन्यू आपके पास रेवेन्यू क्या है, प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी अगर आप 100 रुपये की प्राइस के ऊपर आप 10 चीजें बेचते हैं तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। 10 क्वांटिटी में अगर आप 100 रुपये की चीजें 100 रुपये की प्राइस के हिसाब से आप चीजें बेचते हैं तो आपको 1000 जो है ना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो अगर वो जो आपने 100 की प्राइस लगाई है तो अगर वो प्रोडक्ट आपको मिलती 80 रुपीज में है तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपीज जो है पर यूनिट आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो अगर वो कास्ट अगर आप डिक्रीज कर लें, ठीक है, 80 से आप कास्ट 70 पे ले आए तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से 30 हो जाएगा। अब जब 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा। तो यानी कास्ट को डिक्रीज करने से भी आप जो है विदाउट चेंजिंग द प्राइस यू कैन इंक्रीज योर इनकम या यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट्स, राइट। So that is one way to decrease the cost। और आपने उसमें से देख रहे हैं कि कास्ट फैक्टर कौन से हैं। आया वो कास्ट जो है आप सप्लाई साइड से डिक्रीज कर रहे हैं, यानी आप रॉ मटेरियल जो है वो इस तरह सस्ता हासिल करें ताकि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की कास्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ ना सके, या आप लेबर कास्ट को डिक्रीज करने से भी आप कर सकते हैं, या आपकी जो ओवरहेड कास्ट हैं उनको डिक्रीज करने से आप कर सकते हैं, या आपकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो उसको आप जो है वो डिक्रीज करने से आप अपनी प्रोडक्ट का कास्ट जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आप टेक्नोलॉजी अगर आप लेटेस्ट ले आए तो आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और यकीनन आपका जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से या आप सेलिंग कास्ट जो है उनको जो है वो आप मतलब सही से प्लान करें, उनको डिक्रीज करने से भी आप अपनी प्रोडक्ट की कास्ट को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज हैं, अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस फॉर व्हिच कस्टमर्स विल पे अ प्रीमियम। यानी अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट इस तरह डेवलप करें
कि वो जो ऐसे फीचर्स के अंदर मौजूद हों जो उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के अंदर ना हो, ठीक है, और उनसे यकीनन यानी कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव में या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा उसको कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करें दूसरी उनके राइवल्स की निस्बत या उनके सब्स्टिट्यूट्स की निस्बत, तो यकीनन दे विल बी एबल टू पे मोर फॉर यू। प्रीमियम की है, प्रीमियम की डेफिनेशन ये कि एनी एडिशनल अमाउंट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट। दूसरा है फोकस स्ट्रेटजी यूजिंग ए कास्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज टू एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट रेदर देन अ लार्जर मार्केट। यानी फोकस स्ट्रेटजी ये होती है कि आप बाज़ जो है आप देखें कि आपके जो कंज्यूमर बेस है उसमें से कौन सा जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए, ठीक है, आप सिर्फ उसको टारगेट करते हैं, चीज़ें सिर्फ उनके लिए डेवलप करते हैं, तो भी आप क्योंकि वो फिर आपको ज़्यादा जो है वो वहाँ से बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। पोर्टर ने बुनियादी तौर पर जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज दी उसके लिए उसने रूल ऑफ 3 डेवलप किया कि कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन इंडस्ट्री विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर 3 कंपनीज इन फुल लाइन जर्नलिस्ट विल डोमिनेट अ मार्केट। Some firms in the market become super niche players, and while others end up as a niche dweller. Firms unable to develop either a cost or differentiation advantage become stuck in the middle and lack prospects for the long-term success. A few firms successfully pursue both differentiation and cost advantage. आजकल के दौर में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अगर आप देखते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट बिकॉज organizations have moved from the traditional way of doing the things to new ways of doing the things, because some now almost every organization has engaged in e-businesses or e-commerce. Okay, so they have made the electronic platforms to do their businesses. Okay, so definitely आप जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। अभी आपने एक जदीद जो है वो इनोवेटिव वेज को देखना है। फिर दूसरा इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स पे नहीं है कि जी प्रोडक्ट आप किस तरह की डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त जो फोकस आ रहा है वो कस्टमर सर्विस पे है, वो आफ्टर सेल सर्विस भी है और ड्यूरिंग सेल सर्विसेज भी है, ठीक है। कि जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि जो वो इम्तियाज मार्केट का पहले मॉडल सिर्फ ये था कि आमतौर पर जो किराना स्टोर पर होता है कि जी लोग जो है वो आते हैं वहाँ से सिर्फ मंथली राशन जो है वो लेते हैं, मगर अभी उन्होंने चेंज किया सिस्टम। वो ये है कि आप रिटेल स्टोर को इस तरह डेवलप करें कि वहाँ से लोग मंथली राशन लेने ना आए, मगर वहाँ लोग फन के लिए भी आए, लोग वहाँ फैमिली आउटिंग के लिए भी आए, ठीक है। वो वहाँ अपने बच्चे को ले आते हैं, अपनी फैमिली को ले आते हैं, क्योंकि मंथली राशन तो एक बंदा जाता है और एक जो है वो रिक्शे में या अपनी गाड़ी में और सामान लेके तो घर आके फेंक देता है, मगर वो एक शॉपिंग का एक एनरिचमेंट का उन्होंने एहसास दिया है, ठीक है, एनलाइटमेंट का एहसास दिया है। और एक मतलब क्योंकि वहाँ पे आप जो है वो चीज़ें वो क्या करते हैं कि वो कस्टमर सर्विस अपॉर्चुनिटीज डेवलप करते हैं। स्टोर्स का एनवायरनमेंट इस तरह डेवलप किया है कि वो वेलकमिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ अभी जो है बिजनेस सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, मगर आप कस्टमर रिलेशनशिप को भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरी बात ये एक इनोवेशन है जो कि हर बिजनेस मॉडल के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है और उसको आपने मद्देनजर रखना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं कि टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद स्ट्रेटजीज करंटली बीइंग यूज्ड बाय द मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, आप देखेंगे हालात कैसे चेंज हो रहे हैं और उन हालात के मुताबिक अपने आप को आपने एडाप्ट करना है, ठीक है। और सेकेंडली यू हैव टू ट्रेन एंड योर एम्प्लॉइज एंड encourage them to open about disclosing and sharing the negative information, ठीक है। यानी अगर एक ऐसी चीज है क्योंकि एक वॉइस बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉय वॉइस को आपने प्रमोट करना है, ठीक है। विसल ब्लोइंग को आपने प्रमोट करना है, आपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करना है कि वो बताएं कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सब अच्छा की जो रिपोर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है,
ठीक है। और एम्प्लॉइज जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू वेलकम द एम्प्लॉय वॉइस, टू वेलकम द एम्प्लॉय फीडबैक। ओके, you cannot work in darkness, you cannot make people, you cannot keep people in darkness, ठीक है। You have to maintain the employee contacts, you have to maintain the employees relationship with the employees, ठीक है। or you have to provide them the environment which is psychologically safe, so that the people raise their voices, ठीक है। They share the information which is sometimes negative and sometimes damaging, but you should be open to that information, ठीक है। क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करेगी, वो आपको बताएगी कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सब अच्छा की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें आप जो है वो आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। Okay, so then get a new idea and perspective from the outside the organization. So you have to also see what is going on about your organization in the minds of the other people, ठीक है। आप देखेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल रेपुटेशन क्या है। देखें, कॉर्पोरेट रेपुटेशन को मैनेज करना ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उसके लिए आप देखें कि आपको मीडिया की कवरेज क्या मिल रही है, आप देखें कि आपको जो है कस्टमर रिव्यूज क्या मिल रहे हैं। आसान काम होता है अभी आजकल तो ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कंज्यूमर्स रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे भी बाज़ बात, हालांकि ये इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि लोग जो हैं वो डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, मगर फिर भी समथिंग इज देयर टू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। वो आपने उनसे चीज़ें जो है वो देखनी और सुननी होती हैं, ठीक है। Then learn from the mistakes. Yes, you have to learn from the mistakes as well. जी उमर सर मुझे भी तो कैसे क्लास अटेंड करना, 11:30 था नेक्स्ट क्लास है। हाँ बस ये 2 मिनट में खत्म थी जी, ठीक है। The next thing which has changed the way of doing things, that is internet. As I discussed earlier, e-businesses जो है उन्होंने एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे जो है वो ट्रेडिशनल जो मोड ऑफ वर्किंग है वो खत्म हो गया है, ठीक है। इंटरनेट क्या करता है कि इट क्रिएट्स अ नॉलेज बेस दैट एम्प्लॉइज कैन टैप इनटू एनी टाइम एनीवेयर, ओके। और उसके बाद जो है वो कस्टमर जो हैं वो दे हैव बिकम द कोलैबोरेटिव पार्टनर्स who help design, test and launch new products, because the customer feedback is more easy to reach to the organizations in the time of the internet, as it was this was not possible in the past when companies was not electronically available, okay. So it become virtually paperless in specific tasks such as purchasing and filling the expense reports, okay. Even now the consumers are not only able to order the products online, okay. तो ये एक जो है वो सबसे अहम बात है कि आपका जो ट्रेडिशनल मोड है ऑपरेशंस का वो चेंज हो गया है इंटरनेट मार्केटिंग और इंटरनेट जो है वो कॉमर्स की वजह से, ठीक है। और मैनेज लॉजिस्टिक्स इन रियल टाइम, और उसके बाद चेंज द नेचर ऑफ द वर्क टास्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यकीनन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का जो तरीक़ेकार है, जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम इसको भी ख़त्म करेंगे क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया। अच्छा, ओके। स्ट्रेटजीज फॉर अप्लाइंग ई बिजनेस टेक्निक्स, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यकीनन आपके पास जो है वो कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं,
और बाज़ का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटमेंट और हायरिंग एम्प्लॉइज जो है वो भी उसके जरिए करती है, ठीक है। तो उसमें भी आप सबसे ज़्यादा देखें कि वो आपको कास्ट आपकी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। यानी अगर आप जो है वो लोगों को हायर कर रहे हैं और थ्रू ऑनलाइन मेथड हायर कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर it saves your more cost rather than in a traditional way of doing of the recruitment hiring, okay। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एंगेजिंग इन ई बिजनेस, इंटरनेट बेस्ड नॉलेज सिस्टम, ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। फोकस स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप चैट रूम्स और डिस्कशन बोर्ड और टारगेटेड वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हैं। देखें अगर आप अभी भी किसी भी चीज़ पे आप चले जाते हैं ना, अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाएं तो उन्होंने फोकस ग्रुप के लिए अलग जो है वो चीज़ें बनाई होती है। मिसाल के तौर पर अगर अगर आप अपैरल ब्रांड की किसी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने जो है वो बच्चों के लिए अलग से बनाया हुआ सेक्शन, वेमेन के लिए अलग बनाया हुआ है, मेल के लिए अलग बनाया हुआ है, और फॉर्मल जो है वो ड्रेसेस का अलग बनाया हुआ है सेक्शन, और इनफॉर्मल का अलग बनाया हुआ है, स्पोर्ट्स का अलग बनाया हुआ है, और जो ज़्यादा पार्टी और उसके लिए जो है वो उन्होंने अलग सा बनाया हुआ है। तो ये एक है कि आप मुख्तलिफ किस्म के रूम्स जो है वो वहाँ पे या मुख्तलिफ किस्म के जो वेब पेजेस हैं वहाँ पे आप डेवलप कर देते हैं अपने ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट पे। तो उससे भी एक फोकस होता है कि कंज्यूमर जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि उसको जो चीज़ चाहिए होती है उससे एक सिंगल क्लिक पर वो उस तक पहुँच जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। वहाँ पर ही आप कि अगर आपने उनका फीडबैक रखा हुआ होता है, उसका लूप बनाया हुआ है, तो वहाँ आपको कस्टमर जो है वो रिव्यू भी दे देते हैं और फीडबैक दे देते हैं, और ड्यू जो है वो चीज़ें भी आपको बता देते हैं, और वहाँ से आप सीख लेते हैं कि आपने उसमें से कौन कौन सी प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर्स के, और किस तरह जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास है तो बता दें। जी बताएं। एक मिनट में आपको ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। उमर, आपका हाथ अभी तक रेज्ड है। सर वो जो इसके अटेंडेंस है वो आपको मेल कर देंगे सर। क्या हुआ? अटेंडेंस आपको मेल कर देंगे सर। अच्छा, अटेंडेंस मेल कर दें। जी सर। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन। चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।